बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ फाइक महमूद और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, एशियाई तरक्याती बैंक का बड़ा ऐलान, दूसरी जानिब PSL 5 का मेला सजने को है तैयार। शामिल करेंगे इसी बुलेटिन में। इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अहमद राना। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट का इस्लामाबाद में गैर कानूनी तामीरात और कब्ज़े वागुज़ार कराने का हुक्म, ज़मीन की निशानदही गूगल मैप से की जाए, मिसकंडक्ट के मुर्तकिब ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई और उनसे रिकवरी की जाए। और अदालत की ये हिदायत सामने आई कि मेयर इस्लामाबाद ने 11,000 का अमला होते हुए भी हथियार डाल दिए। आगाह किया जाए कि गैर कानूनी तामीरात और कब्ज़े कब तक ख़त्म होंगे। अदालत ने 6 हफ्ते में तफसीली रिपोर्ट भी तलब कर ली है। इसी पर बात करेंगे। इमरान वसीम हमारे साथ मौजूद है। इमरान, बताएगा क्या डायरेक्टिव्स जारी किए गए हैं अदालत की जानिब से इस केस में? ये बिल्कुल, एक तो अदालत ने सीडीओ को ये हुक्म दिया है कि जो गैर तामीरात कब्जे यहाँ पर कर रखे हैं सरकारी जमीनों के ऊपर, और इस हवाले से वो अदालत को जब तक ये गैर कानूनी तामीरात और जो कब्जे हैं वो सरकारी जमीनों डाल दिए जाए। इसके अलावा अदालत की जानिब से ये भी वाज़ेह कर दिया गया है कि इस्लामाबाद की जो की जमीन है उसका इस्तेमाल मास्टर प्लान के मुताबिक होना चाहिए और सीडीए अदालत को मुतमिन करे कि मास्टर प्लान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली जमीन की निशानदेही गूगल मैप के जरिए की जाए और कोई भी तामीरात जो है वो मास्टर प्लान के बरखिलाफ नहीं होंगी। इस पर सीडीए जो है वो अदालत को मुतमिन करे। जबकि अदालत की जानिब से ये भी कहा गया है कि सीडीए के जो अफसरान मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं अब तक, उनके खिलाफ सिविल और फौजदारी कार्रवाइयाँ की जाए और इस हवाले से कार्रवाइयाँ करके जो रिपोर्ट है वो 6 हफ्तों में अदालत में जो है वो जमा कराई जाए। जबकि मेयर इस्लामाबाद के हवाले से अदालत का ये कहना था कि 11,000 का अमला है मेयर इस्लामाबाद के पास। मेयर के मुताबिक वो अपने अमले की ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो नहीं कर सकते। इस हवाले से को जो है वो ये हदायत जारी की गई है। सही, इमरान वसीम, इस मुतालिक आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं करप्शन ने मुल्क को मुआशी तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। एहतसाब अगर जुर्म है तो ये जुर्म करते रहेंगे। मुल्क की दौलत लूटने वालों को हिसाब देना होगा। वो रावलपिंडी में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। देखिए, करप्शन ने मुल्क को माशी तबाही के दहाने पे लाके खड़ा कर दिया है। हम इस वक्त 100 अरब डॉलर के मकरूज हैं। ये कर्ज न सिर्फ हमने बल्कि हमारी आइंदा आने वाली नस्लों ने और उसके बाद आइंदा आने वाली नस्लों ने भी अदा करना है। क्या हमारा ये हक नहीं कि हम भी तरक्की याफ्ता ममालिक के सफ में शामिल हों, हम भी सर उठा के चल सकें, हमारे एक हाथ में कशकोर न हो, हमारा दामन फैला हुआ ना हो, हम लोगों के लिए इधर उधर न भटक रहे हों, बल्कि हम माशी तौर पर खुद कफील हों ताकि हम भी अपना सर फख्र से बुलंद कर सकें और दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हों। 1947 में जब पाकिस्तान वजूद में आया तो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त फरमाया था कि मुल्क में 2 बड़ी खराबियाँ हैं, निज़ाम में 2 बड़ी खराबियाँ हैं, 2 वो मुश्किलात हैं जिनका हल हमें तलाश करना होगा। और वो 2 मुश्किलात थी, एक करप्शन और दूसरा अकरबा परवरी। ये इत्तेफाक से मैं ये नहीं कह रहा, न मैं किसी तनकीद का इरादा रखता हूँ, न मैं पॉलिटिशियन हूँ कि मैं कोई तनकीद करूँ। सिर्फ इतनी सी बात है कि हम वो इक़दामात नहीं कर सके जो करप्शन के ख़ात्मे के लिए ज़रूरी थे और उसकी वजह से पहले ये मर्ज़ दीमक बना, दीमक फिर ज़्यादा शदीद हुआ और जैसे मैंने थोड़ी देर पहले अर्ज़ की कि अब ये कैंसर की शक्ल इख्तियार कर चुका है। लेकिन बात यह है कि हमने शफायाब होना है, मुल्क ने तरक्की करना है, मुल्क ने बेहतरी की जानिब जाना है। और मेरा ख्याल है कि इस सिलसिले में, इस रास्ते में नैब ने अगर कुछ भी नहीं किया तो इतना ज़रूर किया है कि करप्शन के ख़िलाफ़ पहली ईंट ज़रूर रख दी है
ताकि इस पे इमारत की तामीर की जा सके। एक दफ़ा मौलाना रूमी गुजर सहरा से हुआ तो उन्होंने देखा कि तूफ़ान भी चल रहा है, रेत का तूफ़ान है और एक शख्स वहाँ बैठा रेत पे कुछ लिख रहा है। तो वो उनके पास चले गए और पूछा कि आप कौन हैं और आप क्या लिख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम मजनू है और मैं इस सहरा में बैठा, तपते हुए रेगिस्तान में बैठा, इन तूफ़ानी हवाओं में बैठा, मैं लैला और लैला का नाम लिख रहा हूँ। जब उनसे पूछा गया कि ये लैला का नाम तो हवा मिटा देती है, तो उसने कहा इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, मैंने अपनी मंजिल की निशानदेही तो कर दी है ना। इसी तरह नैब ने भी अपनी मंजिल की निशानदेही कर दी है कि करप्शन का खात्मा, और करप्शन का खात्मा नैब की पहली और आखिरी जस्तजू भी होगी और ये हमारी मंजिल भी होगी। अब बात यह है कि ये नैब सिर्फ तन्हा इस बुराई को जड़ से इसलिए नहीं उखेड़ सकता कि ये 70 साल पुराना मर्ज है। इसमें हम सबको मिल के काम करना है। जब तक हम सब मिल के काम नहीं करेंगे उस वक्त तक करप्शन का खात्मा नहीं हो सकेगा। और इसका आसान तरीन इलाज वो ये है कि हम सब मिलकर अपनी खुद एहतसाबी करें, अपने गिरबान में झांकें, अपने आप पे नज़र डालें। हमें दूसरों की आंख में शहतीर तलाश करने की बजाय पहले अपनी आंखों के अंदर झांकना होगा कि उसमें तो कुछ नहीं है, ऐसी बात, कुछ ऐसी खराबी तो नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर हम खुद एहतसाबी के इस अमल से अपने आप को गुजार लें, ये आज पुख्ता इरादा कर लें कि हमने खुद एहतसाबी को अपनाना है, और तो आप यकीन करें कि रफ्ता रफ्ता इस करप्शन का खात्मा होगा और ज़रूर खात्मा होगा। तो मैं आपके सामने ये गुजारिश करता हूँ कि खुद एहतसाबी की जानिब हमारा पहला कदम ज़रूर बढ़ना चाहिए। नैब इससे आगाह है कि अगर आप खुद शीशे के घर में रहते हो तो आप दूसरों पर संगबारी नहीं कर सकते। इसलिए हमारी पहली कोशिश ये थी कि हम अपने घर को ठीक करें। मैंने बैसियत चेयरमैन नैब हर वो कदम उठाया कि जो नैब की बेहतरी के लिए था, इदारे की बेहतरी के लिए था। हम मुल्क से बेहतरीन लोगों का हमने इंतखाब किया। हमारे ये डायरेक्टर जनरल नैब तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर नजफ़, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टिगेटर, ये मुल्क के बेहतरीन इन्वेस्टिगेटर हैं। तकरीबन 25-30 साल से ज़्यादा इनका तजर्बा है। इनकी खिदमात हमने हाल ही में ली हैं। और एक बात ये तय थी कि लैब में किसी किस्म की सिफारिश नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ मेरिट की रिकग्निशन होगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर सिर्फ और सिर्फ मेरिट की रिकग्निशन भी आज से शुरू हो जाए और हर इदारे में शुरू हो जाए, सिफारिश और अकरबा परवरी को आप नज़रअंदाज करें, तो आप देखेंगे कि मुल्क कितनी जल्दी तरक्की करेगा। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान हमेशा कायम दायम रहने के लिए बना है। पाकिस्तान कायम दायम रहेगा। ज़िंदगी में नशेब व फराज आते हैं, कभी दिन बड़े होते हैं, कभी रातें बड़ी होती हैं, कभी अंधेरा होता है, कभी उजाला होता है, लेकिन बादलों के पीछे भी सूरज पूरी आब-ओ-ताब के साथ होता है। और जब बादल बरस जाते हैं तो फिर आप देखते हैं कि समा भी खूबसूरत हो जाता है, हर तरफ धूप नज़र आती है। और मैं चाहता हूं कि हमारे मुल्क में ऐसे उजाले आएँ कि जिसमें तरक्की और मुल्क की तरक्की। अब नैब ने मतलब कई मरतबा एज चेयरमैन मैंने इस बात की वजाहत की, और मैं आज दोबारा भी इस बात की वजाहत करना चाहता हूँ कि नैब की एफिलिएशन किसी के साथ नहीं है, हमारी वफादारी किसी के साथ नहीं है। अगर हमारी वफादारी है तो सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क के साथ है। जब आपकी वफादारी सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क के साथ हो तो आपको इसकी कुछ न कुछ कीमत अदा करनी पड़ती है। हम वो कीमत अदा कर रहे हैं, लेकिन हमने ये साबित ज़रूर किया है। अगर आप तसव्वुफ की ऐनक उतार के देखें तो जितनी अकाउंटेबिलिटी इस दौर में हुई है,
جتنی انسداد بدعنوانی کے سٹیپ اس دور میں اٹھائے گئے ہیں اس سے پہلے شاید 70 سال میں ایسا نہیں ہوا۔ نیویم سے لیبر پارٹی کے امیدوار سٹیفن ٹمز کی انتخابی مہم کے حوالے سے ایسٹ لندن میں کارنر میٹنگ کا اہتمام کیا گیا، جس میں انہوں نے بریگزٹ کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ کو یورپی یونین کا ہی حصہ رہنا چاہیے۔ میٹنگ کی مزید تفصیلات بتا رہے ہیں سلیم صابری اپنی اس رپورٹ میں۔ 12 دسمبر 2019 کا الیکشن برطانیہ کی تاریخ کا سب سے اہم الیکشن ہے۔ لیبر پارٹی نے ہمیشہ عوام کی بہتری کے لیے اپنا منشور پیش کیا۔ ان خیالات کا اظہار نیوہیم سے لیبر پارٹی کے امیدوار برائے ایم پی سٹیفن ٹمز نے ایشین کمیونٹی سے ملاقات کے دوران کیا ہے۔ There's a lot of worry as well about the state of the health service, and we've been hearing this evening about some of the problems that people are facing there. So there's a lot of work to be done, and only a Labour government can bring about the changes that we need. And I'm very hopeful that that will be the view of the people in this community by voting Labour in the general election next week. انہوں نے کہا برطانوی وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ وہ یورپی یونین سے نکل جائیں، لیکن یہ بات برطانوی معیشت کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اس سے بے روزگاری میں اضافہ ہوگا اور لوگوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہاؤسنگ کا مسئلہ ہے، دوسرا ایجوکیشن کا مسئلہ ہے اور ہیلتھ کا مسئلہ ہے، اور ہم نے اسٹیون کو بلایا ادھر اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم انشاءاللہ یہ سب پرابلمز ہم پوری کریں گے۔ ٹیم جو ہے اس علاقے میں جہاں کہیں اس کی ضرورت پڑی ہے یہ کام کے لیے آتا ہے، اور جب اس کے دفتر میں گئے ہیں تو ان لوگوں نے کام کیا ہے۔ یہ ہمارے اس علاقے کے لحاظ سے جو لیبر پارٹی ہے بہترین پارٹی ہے۔ یہاں پہ لوکل سیاست میں سب کو بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے۔ آ کے ہم نے یہاں پہ رہنا ہے، ہمارے بچے یہاں پڑھتے ہیں، انہوں نے یہاں تعلیم حاصل کرنی ہے، آگے جابس کرنی ہے، تو پاکستان کی جتنی پارٹی ہیں ان کو رسپیکٹفلی ہم ریگارڈ کرتے ہیں، جب وہ آتے ہیں ہم ان کو رسپیکٹ کرتے ہیں آ کے، لیکن لوکل سیاست میں اگر ہم حصہ نہیں لیں گے تو یہاں کی پارلیمنٹ کو ہمارے مسائل کا کیسا پتہ چلے گا؟ ایک انتہائی امپورٹنٹ الیکشن ہے جس میں ہسٹری لکھی جائے گی، اور ہمارے جتنے بھی لوگ اسپیشلی جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے بلانگ کرتے ہیں، ہم ان کو پرزور اپیل کرتے ہیں پورے یو کے اندر کہ وہ ہر صورت کے اوپر لیبر پارٹی کو سپورٹ کریں۔ سٹیفن ٹمز نے کہا کہ لیبر پارٹی نے ہمیشہ لوگوں کو بہتر سہولتیں دینے کے لیے اپنا منشور پیش کیا۔ یونیورسل کریڈٹ بینیفٹ سے لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات ہیں۔ اس کے علاوہ امیگریشن قوانین میں بہت زیادہ سختی کی گئی ہے۔ ان کی پارٹی سینئر سٹیزنز اور پنشنرز کی بھلائی کے لیے بھی کام کر رہی ہے۔ سلیم صابری، 92 نیوز، لندن۔ ایڈنبرا میں ملٹی کلچرل سوسائٹی اور اسکاٹ ایشین فار انڈیپینڈنس نے موجودہ الیکشن کے حوالے سے پروقار تقریب کا اہتمام کیا، جس میں ڈنڈی اور گلاسگو سے تعلق رکھنے والے افراد کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس حوالے سے رپورٹ کریں گے چودھری خالد پرویز۔ ملٹی کلچرل سوسائٹی ایڈنبرا کی طرف سے ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی پی ٹی آئی ایسٹ آف اسکاٹ لینڈ کے صدر فخر اقبال چودھری اور اسکاٹش نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما میاں ارشاد احمد تھے۔ اس موقع پر میاں ارشاد احمد نے کہا پاکستانیوں کو مقامی سیاست میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ گلاسگو میں 7 پاکستانی کونسلر ہیں، جبکہ ایڈنبرا میں اتنی بڑی آبادی کے باوجود ایک بھی پاکستانی منتخب نہیں ہوا۔ دیگر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ اس وقت اسکاٹش نیشنل پارٹی اسکاٹ لینڈ کی سب سے بڑی جماعت ہے جو ایشینز کے لیے بہتر ہے۔ اس موقع پر تمام لوگوں نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ جنرل الیکشن میں اسکاٹش نیشنل پارٹی کی حمایت کی جائے گی۔ پروگرام کے آخر میں منتظمین نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ مکہ مکرمہ میں پاکستان اور سعودی عرب کے مابین حج معاہدہ 2020 طے پا گیا ہے۔ آئندہ سال 2 لاکھ پاکستانی فریضہ حج ادا کریں گے۔ جدہ سے دیکھیے عدیل ریاض کی رپورٹ۔ مکہ مکرمہ میں پاکستان اور سعودی عرب کے مابین حج معاہدہ 2020 طے پا گیا۔ پاکستان کے وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری نے سعودی ہم منصب ڈاکٹر صالح بن بنتن کے ہمراہ معاہدے پر دستخط کیے۔ تفصیلات کے مطابق وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری کی سربراہی میں پاکستانی وفد نے سعودی وزارت حج عمرہ میں منعقدہ اہم اجلاس میں شرکت کی۔ وفاقی وزیر کے ہمراہ سیکرٹری مذہبی امور میاں مشتاق برانا، پاکستانی سفیر راجہ علی اعجاز، قونصل جنرل جدہ خالد مجید، ڈی جی حج ابرار مرزا، ڈائریکٹر ساجد اسدی بھی مذاکراتی ٹیم میں شامل تھے۔ سعودی وزیر حج عمرہ ڈاکٹر صالح بن بنتن کے ہمراہ نائب وزیر حج، سیکرٹری حج اور دوسرے حکام شریک ہوئے۔ معاہدے پر دستخط سے قبل پیر نور الحق قادری کی سربراہی میں پاکستانی وفد نے سعودی ہم منصب سے حج انتظامات پر تفصیلی مذاکرات کیے۔ اس موقع پر پاکستانی وفد نے حج 2020 کے لیے حجاج کو مزید بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے کئی مطالبات بھی پیش کیے۔ پاکستانی وفاقی وزیر نے مینا، مزدلفہ اور عرفات میں اضافی سہولیات، مثلاً کھانے کا بہتر معیار اور بہتر سفری سہولیات کا مطالبہ کیا۔ پیر نور الحق قادری کا کہنا تھا کہ
हज कोटा में 20,000 हुज्जाज का इजाफा किया जाए। उन्होंने रोड टू मक्का प्रोजेक्ट में पाकिस्तान के दीगर शहरों की शमूलियत के हवाले से भी बातचीत की। सऊदी वज़ीर हज के इस मौके पर कहना था कि मिना, मुज़दलिफ़ा और इरफात में शिकायत के अजाले के लिए सऊदी पाक ज्वाइंट वर्किंग कमेटी के क़याम का फैसला किया गया है। पाकिस्तान और सऊदी अराकीन पर मुश्तमिल 10 रुकनी कमेटी मसाइल के अजाले के लिए मौके पर अहकाम जारी करेगी। कोटा में इजाफे के हवाले से सऊदी वज़ीर हज का मजीद कहना था कि मिना में गुंजाइश कम है, ताहम हज कोटा में इजाफे की दरख्वास्त पर अमल दरामद आला सऊदी हुकाम की मंजूरी से मशरूत है। अदील रियाज, 92 न्यूज़, जद्दा। पाकिस्तान एसोसिएशन रूस के सदर मलिक शहबाज के एजाज़ में चीन के शहर एवो में इशाइया का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। शाहिद घुमन की ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान एसोसिएशन रूस के नौ मुंतखब सदर मलिक शहबाज के एजाज़ में चाइना के शहर ईयोर में पाकिस्तानी कम्युनिटी चाइना के सदर अशरफ हुसैन और मुमताज़ बिजनेसमैन मियां हारून की जानब से शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मलिक शहबाज ने कहा कि पाकिस्तानी अशिया चाइना और रूस बरामद करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान को ठोस इकदाम करना होंगे और चाइना और रूस में पाकिस्तानी बिजनेसमैनों को दरपेश मसाइल के खात्मे के लिए अमली इकदाम की जरूरत है, ताकि पाकिस्तानी तजारत को इन ममालिक में फ़रोग दिया जा सके। दीगर मुकर्रीन ने भी अपने खिताब में पाकिस्तान, चाइना और रूस की बाहमी तजारत के फरोग और दरपेश मसाइल पर रोशनी डाली। तकरीब के इख्तिताम पर मलिक शहबाज और दीगर शख्सियात ने पाकिस्तान, रूस और चाइना दोस्ती का केक काटा। शाहिद घुमन, 92 न्यूज़, रशिया। वफाकी वज़ीर बराए इक़्तिसादी उमूर मोहम्मद हमाद अज़हर की जद्दा में बैनुल अक़वामी इस्लामी तजारती मालियाती कॉरपोरेशन के सेमिनार में शिरकत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि पाकिस्तान इस्लामी तरक्याती बैंक की माली एआनत से फ़ायदा उठाने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है। मज़ीद तफ़सीलात अदील राज की रिपोर्ट। जद्दा में वफाकी वजीर बराए इक़्तिसादी अमूर हमाद अज़हर ITFC सेमिनार से खिताब करने वाले पैनल का हिस्सा थे। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि IDB ने अपने क़याम के बाद से पाकिस्तान के लिए $12.43 बिलियन की फनांसिंग की है। सेमिनार में शिरकत के बाद हमाद अज़हर ने सफ़ीर पाकिस्तान राजा अली एजाज और कौंसलर जनरल जद्दा खालिद मजीद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उनका कहना था कि IDBM पाकिस्तान को शॉर्ट टर्म फनांसिंग फराहम करती है, जिसमें $1.5 अरब सालाना एनर्जी मकासद के लिए दिया जाता है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान का, क्योंकि इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर हम अपना एनर्जी मिक्स हमें थोड़ा चेंज करना चाहिए और अभी तकरीबन 1000 से 2000 मेगावाट हम सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी से बना रहे हैं। इसको हम अगले 4-5 साल में 5 से 6000 या 7000 मेगावाट पे आइडियली ले जाना चाहते हैं, जहाँ पे ये और मिनिस्टर जो है वो अपने टारगेट का तयन करेंगे। उनका मजीद कहना था कि जो कर्जा शॉर्ट टर्म कमर्शियल बुनियाद पर 1 साल के लिए दिया जाता है, उसको मजीद फाल बनाने के लिए CO इस्लामिक बैंक और CO IDBM से तफसील से गुफ्तगू हुई है। हमारा जो फिस्कल का रिजल्ट आया पहले साल का, वो 13 साल की सबसे कम तरीन सतह पे पहले क्वार्टर का फिस्कल डेफिसिट रहा है। प्राइमरी बजट हमारा 250 अरब से ज़्यादा सरप्लस में गया है और इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जहां पिछले साल कम हो रहे थे, इस साल उनमें अब बढ़ाव नज़र आ रहा है। तकरीबन 1 से $1.5 अरब के दरमियान जून से और जुलाई से लेकर अब तक उनमें बढ़ाव नजर आया है। उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये उम्मीद भी दिलाई कि मुआशी हालात बेहतर हो रहे हैं, जिसके बाद मुल्क में इस्लामी बैंकारी निज़ाम बेहतर किया जाएगा। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक इतना ही। किसी भी खबर से बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।